Good morning, students. Welcome to our own channel, Sony Nursing College. Today's topic is personality. Now, what is personality? Usually, people think that personality is the outer expressions of any individuals. Like, अगर हम जब personality की बात करते हैं तो हमेशा हमारे दिमाग में क्या होता है, सिर्फ physical features आते हैं, जो ऊपरी तरफ से इंसान जो दिखता है, मतलब कि उसकी कद काठी कैसी है, उसकी शक्ल कैसी है, उसके बालों का रंग क्या है, उसकी आँखों का रंग क्या है। तो ज़्यादातर हम पर्सनालिटी को ऐसे ही कंपेयर, आपने सुना भी होगा कि अक्सर हम बोलते हैं कि उस बंदे की पर्सनालिटी ऐसी है या उस लड़की की पर्सनालिटी ऐसी है, वो देखने में ऐसा लगता है। तो यूजुअली हम उसी चीज़ को पर्सनालिटी बोलते हैं। बट क्या एक्चुअल में पर्सनालिटी सिर्फ इतना सा ही है? नो। पर्सनालिटी जो होती है वो अपने आप में कंप्लीट फीचर होता है। अब कंप्लीट जब मैं बोल रही एक होल फीचर्स की अगर मैं बात करें तो उसमें इंटरनल फीचर्स भी आ जाते हैं, मतलब और एक्सटर्नल फीचर्स भी आ जाते हैं। यानी कि किसी भी पर्सन की क्वालिटीज़, उसका बिहेवियर, वो भी पर्सनालिटी का हिस्सा है। साथ साथ में उसके जो भी फिज़िकल फीचर्स हैं, यानी कि वो कैसा दिखता है, उसकी हाइट पर्सनालिटी क्या है, उसके बालों का रंग क्या है, उसकी आँखों का रंग क्या है, तो उसकी तरफ से भी वो पर्सनालिटी दिखता है। तो पर्सनालिटी जो है अपन कह सकते हैं कि इट्स अ टोटल क्वालिटी और सम क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या बताया है। हिस्टोरिकली द वर्ड पर्सनालिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना मीन्स मास्क वॉर्न बाय द ग्रीक एक्टर्स इन एंशिएंट टाइम। तो पुराने टाइम में क्या होता था कि जब ग्रीक एक्टर्स जो हुआ करते थे, वो जब ड्रामा करते थे या कोई भी एक्टिंग करते थे तो वो एक मास्क पहना करते थे। उस मास्क को ही पर्सोना बोला जाता था। एक ग्रीक वर्ड से, यानी कि जो पर्सनालिटी का जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं पर्सोना, और पर्सोना का मतलब होता है मास्क। तो उसी से ये वर्ड बना है पर्सनालिटी। अगर देखा जाए, अगर हम कंपेयर करें कि मास्क कैसे हो सकता है, तो पर्सनालिटी को हम पहनते हैं, यानी कि हम जो ऊपर से दिखते हैं और अंदर से एक्चुअली हम क्या है, वो दोनों डिफरेंट चीज़ें होती हैं। क्योंकि कई बार हमें अपनी पर्सनालिटी दूसरी दिखानी होती है लोगों को, पर अंदर से हम कुछ और होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान जैसा वो अंदर से है, जैसा उसका बिहेवियर है, नेचर है, वो सभी के सामने एक्चुअली में वो अपने आप को वैसे ही रिप्रेजेंट करे। तो हम अंदर से एक्चुअल में दूसरे तरीके से होते हैं और बाहरी रूप से हमारा जो बिहेवियर होता है, जो दुनिया को हम शो करते हैं, वो कुछ अलग होता है। यानी कि अलग अलग लोगों के सामने हमारा जो पर्सनैलिटी है वो अलग अलग दिखाई देता है, हम अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। तो एक तरीके से हम पर्सनैलिटी को क्या एक मास्क की तरह अपने ऊपर पहनते हैं। वो मास्क दिखाई नहीं देता है, लेकिन पर्सनैलिटी अपने आप में एक मास्क है जो क्या करती है, हमको दूसरी दुनिया के सामने किसी और वे में रिप्रेजेंट करने का काम करती है। सो अगर शॉर्ट में बोला जाए तो पर्सनैलिटी इज़ द टोटल क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल बिहेवियर शोन बाय देयर हैबिट्स, थिंकिंग, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, मैनर ऑफ एक्टिंग एंड पर्सनल फिलॉसफी ऑफ लाइफ। तो जैसे कि मैंने बताया कि पर्सनैलिटी क्या है, टोटल क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल। अब जब टोटल क्वालिटी की हम बात करते हैं तो उसमें इंटरनल क्वालिटी प्लस एक्सटर्नल फीचर्स दोनों ही चीज़ें आ जाती है। उसमें आपका बिहेवियर आ जाता है, जो बिहेवियर आपकी हैबिट्स के द्वारा, आपकी थिंकिंग के द्वारा, आपके एटीट्यूड के द्वारा, आपके इंटरेस्ट के द्वारा, या आप किस तरीके से एक्ट करते हो लोगों के सामने, या लाइफ को लेके आपकी फ़िलॉसफी क्या है, लाइफ को लेके आपका क्या सोचना है, आप लाइफ को किस तरीके से ले। तो ये सारी चीज़ें ही क्या है, आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा। ये सारी चीज़ें मिलके आपकी पर्सनैलिटी को बनाती हैं। सिर्फ फिज़िकल फीचर्स ही नहीं आते, फिज़िकल फीचर्स तो हैं ही, क्योंकि आप कैसे दिखते हो तो ये तो सबसे पहले नोटिस होता है, बट एज अ पर्सन, एज अ इंडिविजुअल आप कैसे हो वो आपके बिहेवियर से शो होता है। तो दोनों चीज़ें ही मिलके, यानी कि आपके फिजिकल फीचर्स और आपका बिहेवियर दोनों ही मिलके आपकी पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। अब डेफिनेशंस, यहाँ पे कुछ मैंने डेफिनेशंस बता रखी है। फर्स्ट डेफिनेशन है वॉल्टर मिशेल के द्वारा, जिन्होंने बताया पर्सनालिटी कंसिस्ट ऑफ डिस्टिंक्टिव पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर। डिस्टिंक्टिव पैटर्न जो कि अभी हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था, बिहेवियर किन चीज़ों से मिलके बना है, मैंने हमेशा बताया बिहेवियर 3 चीज़ों से मिलके बनता है, कॉग्निटिव, कोनेटिव और अफेक्टिव। ये तीनों आस्पेक्ट से मिलके बनता है, और इन तीनों आस्पेक्ट्स में की सारी चीज़ें आ जाती हैं। आपकी हैबिट्स, आपका थिंकिंग पैटर्न, आपका वे ऑफ टॉकिंग, आपका मैनर, आपका एक्टिंग करना, या आपका कुछ भी जो भी चीज़ें आप करते हो वो सब आपके बिहेवियरल पैटर्न्स में आ जाता है, इंक्लूडिंग थॉट्स एंड इमोशंस दैट कैरेक्टराइज ईच इंडिविजुअल्स अडेप्टेशन टू द सिचुएशन ऑफ हिज और हर लाइफ। कि आप लाइफ की सिचुएशन में कैसे एडजस्ट करते हो, कैसे उसे अडेप्ट करते हो, ये सब बताती है आपकी
पर्सनालिटी। तो पर्सनालिटी आपके डिस्टिंक्टिव पैटर्न से पैटर्न ऑफ बिहेवियर में को इंक्लूड करती है, जिसमें आपका थॉट प्रोसेस, आपके इमोशंस भी आ जाते हैं, साथ साथ में सिचुएशन में आप किसी भी सिचुएशन में या किसी भी परिस्थिति में आप अपने आप को कैसे डील करते हो वो चीज़ भी आ जाती है। सेकेंड डेफिनेशन है वॉटसन ने जो दी है, यहाँ पे उन्होंने बताया पर्सनालिटी इज़ अ सम ऑफ एक्टिविटी, वही सम टोटल ऑफ एक्टिविटीज़, यानी कि जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जो भी हम बिहेव करते हैं, जो भी हम एक्शंस करते हैं, उसका सम टोटल दैट कैन बी डिस्कवर्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशन। और ये कैसे नोटिस होता है? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन से, यानी कि आप किसी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को सिर्फ उसकी शक्ल सूरत देख के नहीं बता सकते। जब तक आप उसके बिहेवियर को नहीं जानो, जब तक आप उसको ऑब्जर्व नहीं करो। किसी भी इंसान को जानने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने शक्ल देखी और आप पहचान गए कि ये व्यक्ति कैसा है। तो क्या होता है कि आपको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है। उसके बिहेवियर से एक्चुअली में आपको पता लगेगा कि वो व्यक्ति एक्चुअल में है कैसा, ओवर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम। वही जैसे मैंने बताया कि कभी कभी बहुत टाइम लग जाता है किसी भी एक व्यक्ति को जानने में, टू गिव रिलायबल इन्फॉर्मेशन। किसी भी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन अगर हमें लेनी है तो उसे ऑब्जर्व करना, और उसमें काफ़ी टाइम भी लग जाता है, तब जाके हम कहीं जान पाते हैं कि हाँ एक्चुअल में उस व्यक्ति की पर्सनालिटी कैसी। इवन देखा जाए तो हम अपनी पर्सनालिटी के बारे में भी पूरी तरीके से नहीं जानते, क्योंकि हमारा भी जो बिहेवियर है वो चेंज होता रहता है, चेंजेबल है। हम अपने आप को एक्चुअल में कैसा शो करते हैं, हम दूसरों के सामने अपने आप को किस तरीके से शो करते हैं, ये सब हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होते हैं। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया पर्सनालिटी रेफर्स टू डीपली इनग्रेन्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर। अब डीपली इनग्रेन्ड पैटर्न ऑफ बिहेवियर का मतलब है कि जो बिहेवियर हमारी जड़ में बैठा हुआ है, यानी कि एक्चुअल में हमारा बिहेवियर क्या है। ठीक है भाई, किसी किसी का अगर हम मैं बोलूँ कि नेचर या बिहेवियर बहुत गुस्से वाला होता है, कोई बहुत खुश मिजाज होता है, कोई बहुत हमेशा दुखी रहता है, हमेशा रोता रहता है, तो हर किसी की पर्सनैलिटी जो होती है वो अलग अलग होती है। यानी कि उनका जो बिहेवियर वो क्या है, डीपली इनग्रेड, यानी कि उनकी जड़ से जुड़ा हुआ है। विच इंक्लूड द वे वन रिलेट्स टू, परसीव्स एंड थिंक अबाउट द एनवायरनमेंट एंड वन सेल्फ। और उसी के हिसाब से, उसी बिहेवियर जो हमारा पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, उसी के हिसाब से हम अब चीज़ों को देखते हैं। अब सपोज करो कि किसी का बिहेवियर ही ऐसा है, पैरानॉइड बिहेवियर, पैरानॉइड यानी कि हमेशा शक करने का बिहेवियर। अब वो शक जो है वो उसके जड़ में बैठा हुआ है, किसी इंसान के अंदर तक दिल में दिमाग में बैठा हुआ है। तो वो क्या होगा, वो इंसान हर इंसान पे, हर दूसरे इंसान पे या हर चीज़ पे शक करेगा। तो एक तरीके से क्या हो गया कि उसका जो देखने का नज़रिया है, या जो दुनिया को या दूसरे लोगों को जो देखने का तरीका है, देखने का नज़रिया है, वो कैसा है, वो हमेशा शक की है। वो हर किसी को शक की निगाह से देखता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? जैसे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हर व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है, जो उसकी एक्चुअल पर्सनालिटी, वो उसके बिहेवियर से पता चलती है। और जिसका जैसा बिहेवियर होता है वो दूसरों को उसी तरीके से देखने की कोशिश करता है। ऐसे एक कहावत सुनी होगी तुम लोगों ने, जैसे कि बताया जाता है कि चोर को सब चोर ही नज़र आते हैं। ऐसा यूजुअली कहावत है जो अक्सर तुमने सुनी होगी कि जो जैसा होता है उसको दुनिया वैसी ही नज़र आती है। तो वही यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है इसी डेफिनेशन के अंदर कि वन रिलेट्स टू परसीव, हम किस तरीके से दूसरों को देखते हैं, कैसे दूसरों के बारे में सोचते हैं, क्या सोचते हैं दूसरों के बारे में, और अपने आप के बारे में और अपने एनवायरनमेंट के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये सारा क्या है, ये आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनालिटी। सो अब इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए गए कि पर्सनालिटी को आप कैसे देख सकते हो कि क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं या फीचर्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट पॉइंट देखो, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनालिटी इज़ दैट इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का प्रोडक्ट होता है। अच्छा, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपस में लिंक्ड है। ये चीज़ मैंने सेकंड यूनिट के अंदर, जो बायोलॉजी ऑफ बिहेवियर वाली यूनिट है, उसके अंदर बताई थी कि कैसे आपकी हेरिडिटी और आपका एनवायरनमेंट एक दूसरे से कनेक्ट होता है। हेरिडिटी क्या करती है, आपको वो चीज़ें देती है जो आपको अपने पेरेंट्स के द्वारा मिलती हैं। ठीक है, और एनवायरनमेंट क्या करता है, एनवायरनमेंट हमको मोल्ड करने का या हमको शेप अप करने का काम करता है। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो वो कुछ फीचर्स के थ्रू जन्म लेता है, यानी कि उसके अंदर पहले से ही कुछ फीचर्स होते हैं जो उसको उसके पेरेंट्स के द्वारा मिले हुए थे। तो उसमें तो हम कोई भी चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उसको उसके पेरेंट्स के द्वारा मिले, वो जीन्स के द्वारा आए, तो वो तो होती है हेरिडिटी।
एनवायरनमेंट क्या करता है, उसको शेप अप करने का काम करता है। एज अ पर्सन आप कैसे बनोगे, कैसा आपका बिहेवियर रहेगा, वो एनवायरनमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, क्योंकि हम एनवायरनमेंट में रह के, अपनी सराउंडिंग में रह के बड़े होते हैं, तो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी पर्सनैलिटी भी बदलती जाती है, ठीक है। ए चाइल्ड नॉट बॉर्न विद पर्सनैलिटी, कोई भी इंसान पर्सनैलिटी के साथ पैदा नहीं होता, पर्सनैलिटी को शेप करने का काम भी एनवायरनमेंट ही करता है। हम सिर्फ कुछ फीचर्स के साथ, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ पैदा होते हैं जो हमें किससे मिले, हमारे पेरेंट्स से मिले, लेकिन बाद में हमारा बिहेवियर कैसा होगा, बड़े होने के बाद हमारा बिहेवियर कैसा होगा, वो एनवायरनमेंट के हाथ में होता है। हमें जैसा माहौल मिलेगा, जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, हमारा बिहेवियर उसी तरीके से बदलता चला जाएगा, और यही फिर हमारी पर्सनैलिटी को बनाता है कि कैसी हमारी पर्सनैलिटी आगे होके आगे जाके होने वाली है। तो कोई भी इंसान, कोई भी बच्चा पर्सनैलिटी के साथ पैदा नहीं होता है। इट डेवलप्स कंटिन्यूस इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, जैसा कि अभी मैंने बताया कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज आता है वैसे ही वैसे हमारी पर्सनैलिटी में भी चेंज आता है, और बड़े होने तक हमारे एनवायरनमेंट में बहुत हद तक चेंज आ जाता है, और उसकी वजह से हमारी पर्सनैलिटी में भी बहुत हद तक चेंज आ जाता है। द सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स एज वेल एज द एक्सपीरियंस इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। एनवायरनमेंट में, अगर मैं एनवायरनमेंट की बात कर रही हूँ तो उसमें सब कुछ आ जाता है, उसमें सोसाइटी भी आती है। सोसाइटी में क्योंकि लोग रहते हैं, हम एक कल्चर में बड़े होते हैं, पर्टिकुलर कल्चर में। अब हमारा कल्चर क्या है, हमारे घर का एनवायरनमेंट कैसा है, हम किस सोसाइटी में रह के पले बड़े हैं, हमारा एक्सपीरियंस क्या कहता है, हमने क्या क्या चीज़ें गेन की हैं, क्या हमें एक्सपीरियंस हुआ है लाइफ का। तो इन सारी चीज़ों का असर क्या है, हमारी पर्सनालिटी पे बनता है, और वैसे ही हमारी पर्सनालिटी हो जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझ सकते हैं। सपोज़ करो, आपने मोगली के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है ना। तो मोगली क्या था तो वो इंसान, लेकिन वो क्या था, वो एक जंगल में रह के पैदा हुआ था। एक मतलब पैदा तो नहीं हुआ था, मैं बोलूँगी वो जंगल में रह के पला बड़ा था, तो उसको एक जंगल का एनवायरनमेंट मिला था, तो वो खुद भी कैसा हो गया था, जानवरों की तरह, यानी कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी हो गई थी, जानवर जैसी हो गई थी। इंसान होने के बावजूद भी वो क्या था, वो जानवरों की तरह एक्ट करता था। तो ऐसे ही हमारा भी होता है। मैं ये नहीं कह रही कि हम भी जंगल में रह रहे हैं, लेकिन हम सोसाइटी में रहते हैं। एज अ ह्यूमन बीइंग हम सोसाइटी से घिरे हुए हैं, हम लोगों से घिरे हुए हैं। तो किसका कैसा असर हमारे बिहेवियर पे पड़ता है, लोग कैसे हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, कल्चर हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है, हमारे मॉरल वैल्यूज़ कैसे हमें इन्फ्लुएंस करते हैं, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी को शेप करती हैं। ये सारा एनवायरनमेंट क्या करता है, हमारी पर्सनैलिटी को शेप अप करने का काम करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, पर्सनैलिटी इंक्लूड्स कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर बिहेवियर। वही चीज़ आ गई जो मैंने डेफिनेशन में भी बताई थी, क्योंकि पर्सनैलिटी क्या है, आपके बिहेवियर से बन रही है, और आपके बिहेवियर में आपके तीनों एस्पेक्ट्स आते हैं, कॉग्निटिव, कोग्निटिव एंड अफेक्टिव। कॉग्निटिव यानी कि जो भी काम हम अपनी बुद्धि क्षमता के हिसाब से करते हैं, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटीज़। कोग्निटिव यानी कि जो भी हम साइकोमोटर एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी अपने हाथ पैरों के द्वारा जो भी हम एक्शंस करते हैं। और अफेक्टिव यानी कि इमोशंस, यानी कि हैप्पी इमोशंस या सैड इमोशंस या प्लेजरेबल इमोशंस, कैसे भी इमोशंस हो, अच्छे बुरे कैसे भी इमोशंस हो, तो वो सारी, तो ये सारी चीज़ें आपके बिहेवियर को बनाती है, और आपका बिहेवियर क्या कर रहा है, आपकी पर्सनैलिटी को बना रहा है। देन एंड कवर्स ऑल लेवल ऑफ माइंड, दैट इज़ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। ये भी मैं बता चुकी हूँ कि हमारे माइंड के 3 लेवल होते हैं मेन रूप से, कॉन्शियस लेवल, सबकॉन्शियस लेवल और अनकॉन्शियस लेवल। तो पर्सनैलिटी क्या है, ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करती है, ये पर्सनैलिटी के अंदर ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड रहती है। इट इज़ स्पेसिफिक एंड यूनिक फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, मीन्स एवरी वन हैज़ डिफरेंट पर्सनैलिटी। तो ये भी हम जानते हैं कि हर एक इंडिविजुअल एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है, उसका नेचर, उसका बिहेवियर, उसके सोचने का तरीका, उसकी आदतें, उसका बात करने का तरीका, उठने बैठने का तरीका, चलने का तरीका, इवन उसकी शक्लें, वो कैसा दिखता है, उसकी हाइट पर्सनैलिटी कैसी है, उसकी आँखों का कलर क्या है, बालों का कलर क्या है, ये उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें हर एक इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। हम एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है, तो इसीलिए पर्सनैलिटी भी जो होती है वो सबकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ नॉट फिक्स, इट कीप्स चेंजिंग। पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल कीप्स एडजस्टिंग इटसेल्फ अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ये पॉइंट भी मैंने बताया कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंज होता है, हमारी पर्सनैलिटी भी चेंज होती रहती है, ठीक है। आज हमें बुरा एनवायरनमेंट मिल रहा है तो हमारी पर्सनैलिटी क्या होगी, हम बुरी आदतें सीख जाएंगे और हमारी पर्सनैलिटी बुरी हो जाएगी। लेकिन अगर हमें अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा, अगर हमें अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छी बातें सिखाने के लिए मिलेंगे, तो हम चेंज भी हो सकते हैं।
कोई भी इंसान जो है ज़रूरी नहीं है कि वो ज़िंदगी भर एक जैसा ही रहे, पर्सनैलिटी में चेंज होता रहता है, यानी कि जैसे जैसे हमारे बिहेवियर में चेंज होगा, हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होगा, हमारी पर्सनैलिटी में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी की। सो यहाँ पे जो पर्सनालिटी के टाइप्स बताएगा वो डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से बताएगा, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपने अपने हिसाब से पर्सनालिटी को डिफाइन किया है, पर्सनालिटी के डिफरेंट टाइप्स बताए। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिपोक्रेट्स क्लासिफिकेशन। अब हिपोक्रेट्स क्या थे? हिपोक्रेट्स को बोला जाता है फादर ऑफ मेडिसिन। वो पुराने टाइम में, एंशियंट टाइम में जिन्होंने सबसे पहले मेडिसिन की खोज की थी या मेडिसिन को यूज़ किया था, उनका नाम था हिपोक्रेट। तो हिपोक्रेट्स को एज अ फादर ऑफ मेडिसिन भी कंसिडर किया जाता है। तो हिपोक्रेट्स ने भी अपने तरीके से पर्सनालिटी को बताने की कोशिश की कि उनके हिसाब से पर्सनालिटी कैसी होती है। अच्छा, हिपोक्रेट्स ने एक थ्योरी दी थी जिसको हम हिंदी में अगर आपने सुना हो तो वाक पित्त कफ कहते हैं, उसी को इंग्लिश में यहाँ पे दे रखा है इन्होंने अकॉर्डिंग टू बॉडी फ्लूइड्स। यानी कि हमारे शरीर में क्या होते हैं, हमारे शरीर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फ्लूइड होते हैं, तो उन फ्लूइड के बेसिस पर उन्होंने, हिपोक्रेट्स ने, हमारी पर्सनालिटी को डिफाइन किया है। उनके हिसाब से हमारी पर्सनालिटी जो होती है वो 4 तरीके की होती है: सैंजुइन, फ्लेगमेटिक, मेलनकोलिक और कोलेरिक। इसको मैं डिटेल में बताती हूँ। अब यहाँ पे तुम लोग इस चार्ट में देखो, इस चार्ट के अंदर टाइप्स ऑफ बॉडी फ्लूइड बता रखा है, बॉडी फ्लूइड के हिसाब से पर्सनालिटी टाइप बताया हुआ है, और उसके हिसाब से आपका टेम्परामेंट या आपका बिहेवियर बताया हुआ है। यानी कि हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होते हैं वो हमारे पर्सनालिटी को कैसे अफेक्ट करते हैं और उससे हमारा कैसा बिहेवियर होता है, हमारा जो टेम्परामेंट है या हमारा जो बिहेवियर है, वो हमारा जो नेचर है, वो कैसे उन फ्लूइड्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होता है, वो इस चार्ट में इन्होंने बताया। सबसे पहले ब्लड। ऑब्वियसली हम ह्यूमन बींग्स है और कोई भी लिविंग थिंग्स, उसमें ब्लड होता है, तो हमारे अंदर भी ब्लड है। तो ब्लड, जिनके अंदर ब्लड जो है वो अच्छी मात्रा में होता है, एक प्रॉपर अमाउंट में होता है, अच्छा HB लेवल होता है, उनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो होती है सैंजुइन टाइप की। अब सैंजुइन को कि अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ या उनके बिहेवियरल टेम्परामेंट की बात करूँ, तो ऐसे लोग जिनके अंदर ब्लड की अच्छी मात्रा होती है, जिनके अंदर उनका हीमोग्लोबिन अच्छा होता है, ऐसे लोग ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, यानी कि वो होपफुल होते हैं, हर चीज़ को लेके हमेशा होपफुल रहते हैं, वो निराश नहीं होते। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, हैप्पी होते हैं, होपफुल, जैसे कि यहाँ पे लिखा होपफुल होते हैं, अकोमोडेटिंग होते हैं, लाइट हार्टेड होते हैं, मतलब कि खुश मिजाज अपन कह सकते हैं, जिनके अंदर अच्छा ब्लड का लेवल होता है या HB जिनका अच्छा होता है। दूसरा बताया फेल्जम। फेल्जम यानी कि उनकी पर्सनालिटी होती है फ्लेगमेटिक, जिसको अपन यूजुअली कफ बोलते हैं, हिंदी में अपन बोल सकते हैं कि जिनके अंदर कफ की मात्रा ज़्यादा होती है, जिनके आपने देखा होगा चेस्ट में कंजेशन होता है, कफ जमा रहता है या उनको हर टाइम सर्दी खांसी, तो ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी कैसी होती है? ऐसे लोग कोल्ड होते हैं, काम होते हैं, स्लो होते हैं और इंडिफरेंट होते हैं, यानी कि दूसरे लोगों से थोड़े अलग होते हैं, थोड़े से ढीले होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, मतलब लेजी टाइप काइंड ऑफ पर्सन्स अपन बोल सकते हैं, और बहुत ही कोल्ड होते हैं। कोल्ड यानी कि उनमें कोई भी जोश नहीं होता है, लाइफ को लेके कोई एक्साइटमेंट नहीं होती या दूसरों को लेके कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, तो ऐसे होते हैं। तीसरी उन्होंने बताई है ब्लैक बाइल। तो हमारे शरीर में बाइल भी होता है, ये हम जानते हैं, लेकिन जब बाइल एबनॉर्मल हो जाता है, बाइल का डिस्कलरेशन होने लगता है, तो कभी कभी वो बहुत ज़्यादा या तो ब्लैक हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा येलो हो जाता है। तो अगर किसी के अंदर ब्लैक बाइल की मात्रा है, ज़्यादा है, उसके अंदर ब्लैक बाइल बन रहा है, तो ऐसे लोग होते हैं मेलनकोलिक। मेलनकोलिक अपने आप में एक साइकेट्रिक टर्म है, एक साइकेट्रिक टर्म है, जिसका मतलब होता है कि ऐसे लोग क्या होते हैं, ज़्यादातर डिप्रेस्ड होते हैं, यानी कि जिनकी पर्सनैलिटी मेलनकोलिक होती है वो तुम लोगों को मिलेंगे कि ज़्यादा वो सैड होते हैं, डिप्रेस्ड होते हैं, पेसिमिस्टिक होते हैं, यानी कि हमेशा निराशावादी टाइप के होते हैं, उनको लाइफ को लेके कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं होती है, अपने आप को बहुत ज़्यादा डिजेक्टेड फील करते हैं, उनको ऐसा लगता है, या वो खुद दूसरों से अलग रहते हैं, उनको बिल्कुल ऐसे अनवांटेड या अनएक्सेप्टेबल वो होते हैं। ठीक है, तो वो हमेशा दुखी रहते हैं, ज़्यादातर उनके अंदर आपको डिप्रेस्ड फीलिंग्स मिलेंगी, या उनका बिहेवियर आपको कैसा मिलेगा, ज़्यादातर डिप्रेस्ड मिलेगा, जिनके अंदर ब्लैक बाइल की मात्रा ज़्यादा होती है। और चौथा इन्होंने बताया येलो बाइल, यानी कि अगर किसी के अंदर बाइल बन रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा येलोइश है ना, तो ऐसे लोग होते हैं कोलेरिक। कोलेरिक का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि सुपर एक्साइटेड,
तो ऐसे जो बहुत ज़्यादा सुपर एक्साइटेड होते हैं वो जल्दी चिढ़ भी जाते हैं, इरिटेबल भी हो जाते हैं। हालांकि वो पैशनेट होते हैं क्योंकि वो सुपर एक्साइटेड है, उनको हमेशा एक्साइटमेंट रहती है, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग रहती है कि उनको कुछ नया करना है, हमेशा एडवेंचरस लाइफ जीनी है। तो लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं वो जल्दी मतलब इरिटेट भी हो जाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि डिप्रेस्ड होते हैं, क्योंकि डिप्रेस तो मेलनकोलिक होते हैं, बट ऐसे लोग क्या है बहुत जल्दी इरिटेट भी हो जाते हैं, उनको गुस्सा भी जल्दी आता है। स्ट्रॉन्ग होते हैं, एक्टिव होते हैं, नो डाउट, लेकिन वो चिड़चिड़े भी जल्दी हो जाते हैं। जब उनके हिसाब से चीज़ें नहीं होती हैं तो वो लोग बहुत जल्दी चिड़चिड़ा भी जाते हैं। तो ये 4 टाइप के फ्लूइड बताए हैं, ब्लड, फेल्जम, ब्लैक बाइल एंड येलो बाइल, और इसके हिसाब से पर्सनैलिटी के टाइप्स बताई हैं और उसके हिसाब से ही कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं कि कैसा किसी इंसान का बिहेवियर हो सकता है अकॉर्डिंग टू बॉडी फ्लूइड। ये हिपोक्रेट्स के हिसाब से, ठीक है, हिपोक्रेट्स ने, क्योंकि सबसे पहले हिपोक्रेट्स ने हिपोक्रेट्स की अगर मैं थ्योरी की बात करूँ तो हिपोक्रेट्स कहते हैं कि हमारी बॉडी में जो भी फ्लूइड्स होते हैं वो हमें बीमार बनाते हैं। हमारी, या अगर उनकी मात्रा एबनॉर्मल हो जाए, अगर वो बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल हो जाए, चाहे वो क्वांटिटी में एबनॉर्मल हो या किसी भी कलर फॉर्मेशन में एबनॉर्मल हो जाए, तो वो क्या करते हैं हमारी बॉडी पे असर डालते हैं। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है क्रेट्ज-कैमर्स क्लासिफिकेशन। अब क्रेट्ज-कैमर ने यहाँ पे 2 टाइप्स से पर्सनालिटी को बताया है। पहला बताया इन्होंने पाइकनिक। पाइकनिक जो होते हैं वो होते हैं हैविंग फैट बॉडी, यानी कि मोटे लोग। अब ऐसे जो लोग होते हैं जो मोटे होते हैं उनको एक तो खाने का बहुत शौक होता है, वो थोड़े सोशेबल भी होते हैं, जॉली नेचर के भी होते हैं, बहुत इजी गोइंग टाइप के लोग होते हैं, यानी कि आराम से चलने, आराम से, मतलब कि कोई भी चीज़ को ना दिल से नहीं लगाते हैं, खुश मिजाज होते हैं, गुड नेचर होता है उनका, सोशेबल होते हैं, जॉली होते हैं। दूसरा है एथलेटिक, यानी कि जिनकी बैलेंस्ड बॉडी होती है, यानी कि आपने देखा होगा ऐसे लोग जो कि बिल्कुल फिट एंड फाइन होते हैं, बिल्कुल फिट होते हैं, उनकी बॉडी बहुत अच्छी एथलेटिक टाइप की बॉडी होती है। तो ऐसे लोग एनर्जेटिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं और एडजस्टेबल होते हैं, यानी कि जल्दी वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट भी कर लेते हैं, एनर्जेटिक भी होते हैं और ऑप्टिमिस्टिक भी होते हैं। तीसरी जो टाइप बताई है क्रेट्ज-कैमर ने वो है लेप्टोसोमेटिक, यानी कि थिन और लीन, बहुत ज़्यादा पतले दुबले जो लोग होते हैं, पतले बहुत होते हैं लेकिन कुछ तो बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं। तो ऐसे लोगों को अनसोशेबल बताया अकॉर्डिंग टू क्रेट्ज-कैमर। ऐसे लोग अनसोशेबल होते हैं, थोड़े से रिजर्व नेचर के होते हैं, शाई नेचर के होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, उनको किसी भी बात का बहुत जल्दी बुरा लग जाता है, पेसिमिस्टिक होते हैं, यानी कि उनको कोई जोश नहीं होता लाइफ को लेके, बहुत ज़्यादा आशावादी नहीं होते हैं ये लोग। ठीक है, जो चल रहा है वो चल रहा है, ठीक है, तो ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है शेल्डन्स क्लासिफिकेशन, यानी कि अब शेल्डन ने भी अपने हिसाब से पर्सनालिटी की टाइप बताई है और उसके हिसाब से उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताए गए। तो इन्होंने सबसे पहले बताया एंडोमॉर्फिक। एंडोमॉर्फिक वही सेम पाइकनिक की तरह जो मैंने लास्ट में बताया था, फैट वाली, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा फैटी होते हैं, इनका आप देख सकते हो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा है मैंने, पर्सन्स हैविंग हाईली डेवलप्ड विसरा बट वीक सोमैटिक स्ट्रक्चर, यानी कि ऐसे लोग मोटे तो होते हैं पर थुलथुल होते हैं। थुलथुल इन द सेंस कि इनके अंदर बॉडी फैट तो ज़्यादा होता है पर अंदर से वीक होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा फिजिकल एनर्जी या फिजिकल ताकत उनके अंदर नहीं होती। बट अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो ऐसे लोग ईजी गोइंग होते हैं, सोशेबल होते हैं, अफेक्शनेट होते हैं एंड फॉन्ड ऑफ ईटिंग, खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है। जैसे कि मैंने बताया मोटे लोग होते हैं तो खाने का बहुत ज़्यादा शौक होता है उनको, अच्छा नेचर होता है, सोशेबल होते हैं, लोगों से घुलना मिलना पसंद करते हैं, अफेक्शनेट होते हैं, ईजी गोइंग होते हैं, आराम से करने वाले, आराम से चिल मारने वाले लोग होते हैं, ठीक है। दूसरी है मीजोमॉर्फिक, सेम क्रेट्ज-कैमर के द्वारा एथलेटिक बॉडी टाइप के, जिनका बैलेंस्ड बॉडी स्ट्रक्चर होता है, यानी कि वो ना तो बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं ना बहुत ज़्यादा पतले होते हैं, एक बैलेंस्ड बॉडी स्ट्रक्चर होता है। ऐसे लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं क्रेविंग फॉर मस्कुलर एक्टिविटी, क्योंकि ऐसे लोग मतलब कि मस्कुलर होते हैं, मसल्स बिल्ड करने में उनका ज़्यादा विश्वास रहता है थोड़े से, क्योंकि एक्सरसाइज्ड वाले पर्सन होते हैं कि उनको एक्सरसाइज करनी है, सेल्फ असर्टिव होते हैं, यानी कि सही और गलत की उनको समझ होती है, अपने राइट्स को पहचानते हैं, लव मतलब कि उनको रिस्क लेने में मज़ा आता है, एडवेंचरस होते हैं, स्लैब एनर्जेटिक होते हैं, बोल्ड होते हैं और थोड़े से अग्रेसिव भी होते हैं, यानी कि उनको गुस्सा भी जल्दी आ जाता है। और तीसरी जो पर्सनैलिटी है वो एक्टोमॉर्फिक। एक्टोमॉर्फिक यानी वही थीन एंड लिन बॉडी, यानी कि बहुत ज़्यादा पतले दुबले लोग, ठीक है, थिन एंड लीन बॉडी वाले होते हैं, उनका सोमैटिक स्ट्रक्चर बहुत वीक होता है, अनडेवलप्ड विसरा होती है, यानी बहुत ज़्यादा पतले होते हैं क्योंकि कोई मसल्स वसल नहीं होते। ऐसे लोग पेसिमिस्टिक होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा लाइफ को लेके उनको कोई आशा नहीं होती है, बहुत ज़्यादा होप नहीं होती है उनको, अनसोशेबल होते हैं, रिजर्व्ड होते हैं, तेज़ होते हैं, दिमाग के ब्रेनी होते हैं, यानी कि उनके अंदर मतलब बहुत ज़्यादा अपन कह सकते हैं इंटेलिजेंट होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं, लेकिन फिर भी वो अपनी ही दुनिया में मगन रहने वाले होते हैं।
नेक्स्ट है जंक्स क्लासिफिकेशन। तो जंक्स ने यहाँ पे दो तरीके से बताया है, इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी और एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी। इंट्रोवर्ट जो कि एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा अपने अंदर ही रहने वाले होते हैं, जिनको दूसरी लोगों से या बाहरी दुनिया से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, थोड़े रिजर्व टाइप के होते हैं, सोशली विड्रॉल रहते हैं, शाय रहते हैं, उनका थोड़े शाय मतलब शर्माते हैं, सोशल कॉन्टैक्ट्स उनके कम होते हैं, अकेले ही ज़्यादातर काम करना पसंद करते हैं, और कभी सोशल सिचुएशंस के अंदर जब ये फंस जाते हैं तो जल्दी एम्बैरेस्ड हो जाते हैं, यानी कि अगर बहुत सारे लोग हों तो वहाँ पे थोड़ा सा एम्बैरेसिंग फील करते हैं। और ऐसे लोगों की जो है जो ज़्यादातर या तो फिलोसफर बनते हैं या साइंटिस्ट बनते हैं या राइटर बनते हैं या आर्टिस्ट बनते हैं, ऐसे जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर आपको इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी के मिलेंगे। और वहीं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी की अगर बात करें तो ये कह सकते हैं कि सोशेबल होते हैं, बाहरी दुनिया में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते हैं, दोस्त बनाने में इंटरेस्टेड रहते हैं, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, परेशानियों से जल्दी घबराते नहीं हैं, कोई भी परेशानी आए तो उनको सॉल्व करने में खुद की भी हेल्प करते हैं, दूसरों की भी मदद करते हैं, जल्दी से घबराते नहीं हैं, परेशानियों से अपसेट नहीं होते हैं। वो ज़्यादा बातें करने से ज़्यादा वो एक्शन में बिलीव करते हैं, मतलब कि कुछ लोग होते हैं आपने देखा होगा कि वो बोलते ज़्यादा है पर काम कम करते हैं, लेकिन जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं वो बोलने में कम बल्कि काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और रियलिटी में रहते हैं, वो ज़्यादा ऐसे इमेजिनरी वर्ल्ड में रहते हैं, वो रियलिटी की दुनिया में रहते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं बहुत ज़्यादा, उनके जो बिहेवियर है वो दूसरों को इन्फ्लुएंस करने वाला होता है, यानी कि लोग उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं। और ऐसी कैटेगरी के अंदर जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं तो जैसे कि पॉलिटिशियन हो गए, सोशल वर्कर हो गए, या सेल्समैन हो गए, लॉयर्स हो गए, ऐसे लोग जो होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी के आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चार तरीके की यहाँ पे क्लासिफिकेशन था। हिपोक्रेट्स का क्लासिफिकेशन था, क्रैट्सकैमर का था, शेल्डन का था, और जंक्स का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी के बारे में। तो सबसे पहले जो थ्योरी है वो है साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। नाउ साइको एनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी दी थी सिगमंड फ्रॉइड ने। सिगमंड फ्रॉइड फादर ऑफ साइको एनालिटिक थ्योरी बोला जाता है इनको, फादर ऑफ साइकोएनालिटिक्स बोला जाता है इनको। इन्होंने साइकोएनालिटिक थ्योरी को डेवलप किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी बोला जाता है। तो साइकोएनालिटिक थ्योरी के अंदर यहाँ पे सबसे पहले जो इन्होंने मेन फोकस किया है वो इन्होंने पर्सनैलिटी के स्ट्रक्चर के बारे में बताया। अब हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है कि हमारी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप होती है। ओके, इस टॉपिक पे आप लोग ध्यान देना क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है और आपको इससे पता चलेगा कि कैसे हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, यानी कि छोटे बच्चे से लेके जैसे जैसे हम ग्रो करते हैं, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, तो कैसे कैसे हमारी पर्सनैलिटी में चेंज आता है और कैसे कैसे हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है, वो इसमें इन्होंने बताया है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी में। तो अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड हमारी पर्सनैलिटी 3 मेन कंपोनेंट्स में बटी हुई है। आप देख सकते हो यहाँ पे इड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो 3 टाइप की हमारी पर्सनैलिटी होती है, इड, ईगो, सुपर ईगो। अब ये जो इड, ईगो, सुपर ईगो, इसको मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं इड की पर्सनैलिटी। तो इसका जो प्रिंसिपल है, इड की पर्सनैलिटी का जो प्रिंसिपल होता है वो होता है प्लेजर प्रिंसिपल। यानी कि इड की पर्सनैलिटी वाले लोग, अब मैं यहाँ पे बात करती हूँ छोटे से बच्चे। आपने एक छोटा बच्चा देखा होगा जो बिल्कुल मतलब अभी बहुत छोटा है, 1-2 साल का या उससे भी छोटा बच्चा है, बिल्कुल गोद का बच्चा आप कह सकते हो उसको, जो अभी थोड़े टाइम पहले ही पैदा हुआ है और अभी वो कुछ महीने का ही हुआ है, कुछ दिनों का ही हुआ है। तो आपने देखा होगा कि जब छोटे से बच्चे को अगर भूख लगती है या प्यास लगती है तो वो क्या करता है, वो रोता है। यानी कि एक छोटे बच्चे के लिए मेन चीज़ क्या है, उसकी भूख और उसकी प्यास। यानी कि अगर कोई बच्चा रो रहा है तो इसका मतलब उसको नीड किस चीज़ की, यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज़ आती है ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड। किसी भी बच्चे की नीड उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है, कोई भी बच्चा अगर सपोज कर उसको भूख लग रही है, वो बोल नहीं सकता है अभी क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है, वो अभी बोल नहीं सकता, तो वो कैसे बताएगा, वो रो के बताएगा। ठीक है ना, तो आपको क्या है जब वो रोता है तो उसको समझना है कि वो कैसे अपनी बात को कहने की कोशिश कर रहा है। तो हो सकता है कि वो उसको भूख लगी हो, उसको प्यास लगी हो, या उसको कोई तकलीफ़ हो, उसको पेट में दर्द हो रहा हो। तो यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि छोटे से बच्चे के लिए कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो कोई छोटा बच्चा, उसको नहीं पता दुनिया के बारे में, वो नहीं जानता दुनिया के बारे में क्या चीज़ होती है, मतलब कि क्या खिलौने होते हैं, क्या पैसा क्या होता है, या लोग क्या होते हैं। वो सिर्फ इतना जानता है कि ऐसे टाइम पे उसकी नीड को फुलफिल कर रहा है और उसके लिए वो क्या करता है, वो रोता है। ठीक है, तो इड की पर्सनैलिटी आप यहाँ पे देखो, इड इज़ बेस्ड ऑन प्लेजर प्रिंसिपल। प्लेजर हमें किससे मिलता है, हमें जब हमारी नीड्स फुलफिल होती है तब हमें प्लेजर मिलता है, हमें खुशी मिलती है। ठीक है ना।
अगर मैं बात करूँ किसी भी व्यक्ति की, तो क्या होता है कि हम लोगों के लिए हमारी नीड्स भी इम्पॉर्टेंट होती है। आज हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, या हमें कुछ चीज़ पसंद आ गई, हमें अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, हमें बहुत सारे मतलब कि शूज़ चाहिए, बैग्स चाहिए, या फिर हमें कोई बहुत अच्छी कार चाहिए, बहुत अच्छी बाइक चाहिए। ये सब क्या है? ये सब हमारी हमारी बॉन्ड्स हैं, ये सब हमारी ज़रूरतें हैं, हम जो चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब क्या होता है कि हम कई बार क्या करते हैं कि जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है तो हम उसके लिए ज़िद करते हैं। आपने भी देखा होगा एज अ चाइल्ड, जब आपको कोई चीज़ नहीं मिलती है तो आप क्या करते हो, उसके लिए ज़िद करते हो। तो जब हम उसकी ज़िद करते हैं तो वो होती है हमारी इड की पर्सनैलिटी, यानी कि हमको क्या करना है, हमें वो चाहिए, मतलब चाहिए, हम उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। तो वो उस टाइम पे होती है हमारी इड की पर्सनैलिटी। द इड कंटेन्स ऑल आवर बायोलॉजिकल बेस्ड ड्राइव्स। अब हमारी बायोलॉजिकल बेस्ड ड्राइव्स की अगर मैं बात करूँ तो हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स क्या होती है? हमारी बायोलॉजिकल ड्राइव्स होती है हंगर, थ्रस्ट, सेक्स। ये सारी हमारी बायोलॉजिकल बेसिक ड्राइव्स होती हैं, यानी कि ये हम खाने के बिना नहीं रह सकते, हम पानी के बिना नहीं रह सकते। हमारी बेसिक ड्राइव्स तो यही हैं, क्योंकि अगर हमें ज़िंदा रहना तो हमें खाना पानी तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो इड की पर्सनैलिटी हमारी इन चीज़ों से बनती है, यानी कि जैसे जैसे हमारी ड्राइव्स जो होंगी वो स्ट्रॉन्ग होंगी, हमारी इड की पर्सनैलिटी हम पे हावी हो जाएगी। एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ कि जैसे सपोज़ करो कि आपको भूख लग रही है। अब भूख लगना क्या है, हंगर क्या है, आपकी बेसिक ड्राइव है। तो जिस टाइम हमें भूख लग रही है तो उस टाइम हमें कुछ भी नहीं सोचता है। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप पढ़ाई करो और आपको भूख लग रही है, तो आपको खाली पेट आप पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो ऐसे में सबसे पहले हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हमें अपनी नीड को फुलफ़िल करना है, और उसी से हमारी इड की पर्सनैलिटी बनती है। हमारी इड की पर्सनैलिटी बताती है कि हमारे लिए अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना, अपनी बेसिक ड्राइव्स को फुलफ़िल करना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है ना, तो इड की जो पर्सनैलिटी होती है उसका मतलब ही होता है कि हमें अपनी नीड्स को फुलफ़िल करना है। नीड्स को फुलफ़िल करने का मतलब ये है कि हम अपनी नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम ईगो की। तो ईगो क्या होता है? ईगो पहली चीज़ तो रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, यानी कि ईगो हमें बताता है कि कैसे हम सही और गलत में पहचान कर सकते हैं, कैसे हम अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकते हैं। तो ईगो की पर्सनैलिटी जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तब उसको समझ आती है। जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, 3 साल का, 4 साल का, वो समझदार होने लगता है, वो अपनी ड्राइव्स पे कंट्रोल करना सीख जाता है। जब हम अपनी ड्राइव्स पे कंट्रोल करना सीख जाते हैं तब हमारी बनती है ईगो की पर्सनैलिटी। ईगो की पर्सनैलिटी जो है वो हमें ग्रेटिफिकेशन जो नीड्स होती है, यानी कि फुलफिलमेंट ऑफ जो नीड्स होती है, उन पे कंट्रोल करना सिखाती है कि कैसे हम उस पे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी इम्पल्सेस, हमारी ड्राइव्स जो भी है उन पे कंट्रोल करना सिखाती है हमारी ईगो की पर्सनैलिटी। तीसरी हम बात करते हैं सुपर ईगो। जब हमारे अंदर हमारे मॉरल्स और वैल्यूज़ डेवलप होते हैं, यानी कि पहली चीज़ तो ये है कि ये पर्सनैलिटी जो है वो परफेक्शन प्रिंसिपल पे बेस्ड है। परफेक्शन प्रिंसिपल यानी कि हम जब अपने मॉरल और वैल्यूज़ पर स्टिक रहते हैं तब हमारा परफेक्शन प्रिंसिपल डेवलप होता है, और तब हमारी सुपर ईगो की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। यानी कि जब हम इस स्टेज पे आते हैं कि हम अपने मॉरल्स और वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, हम अपने सिद्धांतों को फॉलो करते हैं, तब ये हमारे अंदर डेवलप करती है सुपर ईगो की पर्सनैलिटी। अब इन तीनों पर्सनैलिटी को मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। पहली चीज़ तो आपको ये समझनी है कि ये तीनों ही टाइप की पर्सनैलिटी हमारे अंदर होती है। ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के अंदर इड की पर्सनैलिटी होगी, या किसी के अंदर ईगो की पर्सनैलिटी होगी, या किसी के अंदर सुपर ईगो की पर्सनैलिटी होगी। तीनों ही टाइप की पर्सनैलिटी जो है वो हम सबके अंदर मौजूद होती है। अब होता क्या है, ये पर्सनैलिटी जो है सिचुएशन के हिसाब से, यानी कि जैसी भी परिस्थिति होती है, परिस्थिति के हिसाब से हम पे हावी होती है, या हम हमारे अंदर आती है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताती हूँ कि एक व्यक्ति है जो कि रास्ते से जा रहा है और उसे भूख लग रही है। ठीक है, अब रास्ते में जाते जाते उसको एक बगीचा दिखाई देता है आम का। आम के पेड़ लग रहे हैं वहाँ पे बहुत सारे, और बहुत सारे वहाँ पे क्या है, आम लग रहे हैं। तो अब मान लो अगर किसी के ऊपर इड की पर्सनैलिटी हावी है, इड की पर्सनैलिटी हावी होने का मतलब क्या है, यानी कि जो उसकी ड्राइव्स है, जो उसकी इम्पल्सेस है, वो क्या है, उस टाइम पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वो उसको बहुत तेज़ भूख लग रही है और वो अपनी भूख पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, और उस टाइम पे उसकी ड्राइव्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो वो क्या करेगा, वो जाएगा
बिना कुछ सोचे समझे। वो ये भी नहीं सोचेगा कि किसी और का बगीचा है, या वो ये भी नहीं सोचेगा कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत है। वो तो बस जाएगा, आम तोड़ के खा लेगा, बस अपनी भूख को शांत करेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसकी इड की पर्सनैलिटी उसके ऊपर हावी है, यानी कि उसको कैसे भी करके अपनी नीड को फुलफ़िल करना है। उसके लिए उसने कुछ भी नहीं सोचा, बस उसको अपनी नीड को क्या करना है, फुलफ़िल करना है। वहीं अगर किसी व्यक्ति के अंदर ईगो की पर्सनैलिटी होगी, उसके ऊपर ईगो की पर्सनैलिटी हावी होगी, तो वो क्या करेगा, वो ये देखेगा कि आसपास कोई है तो नहीं, कोई चौकीदार, कोई गार्ड, कुछ है तो नहीं। तो वो सब चीज़ों को देख के, रियलिटी को देख के वो क्या करेगा, वो जाएगा और उस आम को तोड़ के खा लेगा। यानी कि उसने क्या किया, उसने पहले चेक किया। उसने यहाँ पे ऐसा नहीं देखा कि मुझे तो बस खाना है। उसने पहले क्या देखा, उसने देखा कि यहाँ पे आसपास कोई है तो नहीं, यानी कि उसने रियलिटी को चेक किया पहले, ठीक है, और उसके बाद जाके उसने आम को तोड़ के खाया। अगर किसी के अंदर सुपर ईगो की पर्सनैलिटी ज़्यादा हैवी है, यानी कि सुपर ईगो की पर्सनैलिटी उस पर ज़्यादा हावी हो रही है, तो ऐसा बंदा क्या करेगा, वो कहेगा कि नहीं, ये गलत है, मुझे आम को तोड़ के नहीं खाना चाहिए। एक बार आप फिर से सारे एग्जाम्पल्स देखो इड की पर्सनैलिटी का। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ, आई वॉन्ट इट नाउ, यानी मुझे अभी चाहिए। आपका माइंड, जब आपके ऊपर इड की पर्सनैलिटी हावी होती है, तब आपका माइंड आपसे कहता है कि नहीं, आपको ये चाहिए तो चाहिए। उस टाइम आप कुछ नहीं सोचते हो, आप अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल करना नहीं जानते। आप नहीं कह रहे हो कि मुझे रुकना चाहिए या मुझे अपनी इम्पल्सेस को कंट्रोल करना। आपको ज़िद है। जब हम ज़िद करते हैं किसी चीज़ की, इसका मतलब क्या होता है कि हमारे ऊपर इड की पर्सनैलिटी हावी हो रही है। ईगो की पर्सनैलिटी कैसे वर्क करती है, इसका एग्जाम्पल देखो, आई नीड टू डू इट लिटिल बिट प्लानिंग बिफोर डूइंग इट, और मे बी आई एम स्टार्विंग। यानी कि मुझे कुछ भी करने से पहले रियलिटी को चेक करना है, यानी कि पहले मुझे प्लानिंग करनी चाहिए किसी भी काम को। बहुत से लोग आपने देखे होंगे, बहुत से लोग बिना सोचे समझे कुछ भी कर देते हैं। वो सही और गलत नहीं देखते हैं, वो बस देखते हैं कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चाहिए तो चाहिए। वो होते हैं इड की पर्सनैलिटी, जिनके ऊपर इड की पर्सनैलिटी हावी रहती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्लानिंग के साथ हर चीज़ करते हैं, बहुत समझदारी के साथ चलते हैं, उनके अंदर होती है ईगो की पर्सनैलिटी। और जो लोग कभी भी अपने मॉरल से, अपने वैल्यू से, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करते हैं, चाहे उसके लिए उनकी नीड्स को सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, चाहे उसके लिए उनकी नीड्स को अपना कुर्बान क्यों ना करनी पड़े, लेकिन उनके लिए उनके मॉरल्स और वैल्यू सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे लोगों के ऊपर हावी होती है कौन सी, सुपर ईगो की पर्सनैलिटी। यहाँ पे ईगो की पर्सनैलिटी जो है वो इड और सुपर ईगो को बैलेंस करने का काम करती है। क्योंकि ईगो की पर्सनैलिटी क्या कर रही है, ईगो क्या करता है, आपको रियलिटी से अवगत कराता है, रियलिटी से आपको फेस करवाता है कि क्या सही है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। इसकी समझ आपको कौन देता है, आपका ईगो का स्ट्रक्चर, ईगो की पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर। वहीं इड क्या करता है, इड आपके अंदर इम्पल्सेस को स्ट्रॉन्ग कर देता है, आप जिद करते हो। और सुपर ईगो की पर्सनैलिटी में क्या होता है कि आप अपने मॉरल्स और वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो अपनी नीड्स से ज़्यादा। यानी कि आपकी नीड्स भी, नीड्स तो सबकी होती है, हम सबकी, मेरी, आपकी, सबकी नीड्स होती है। लेकिन जब आप अपनी नीड्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, अपने मॉरल्स और वैल्यूज़ को साइड में रख देते हैं, तब तो हमारे ऊपर कौन सी पर्सनैलिटी हावी है, इड की पर्सनैलिटी। और जब हम अपनी नीड्स को साइड में रख के अपने मॉरल्स और वैल्यूज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, तब हमारे ऊपर हावी होती है सुपर ईगो की पर्सनैलिटी। वहीं ईगो क्या कर रहा है, ईगो दोनों को बैलेंस करने का काम कर रहा है। यानी कि आपकी इड, आपकी नीड्स को भी वो सेटिस्फाई कर रहा है, साथ साथ में आपके मॉरल और वैल्यूज़ को भी वो एक्सप्लॉइट होने नहीं दे रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट है, एवरी इंडिविजुअल हैव ऑल थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी। जैसे कि अभी मैंने बताया, हर इंसान के अंदर तीनों टाइप की पर्सनैलिटी हो, इड, ईगो, सुपर ईगो। यानी कि अगर मैं हूँ तो मेरे अंदर भी ये तीनों टाइप की पर्सनैलिटी। अगर मैं ज़िद कर रही हूँ किसी चीज़ की, तो इट मीन्स क्या है, मेरे ऊपर उस वक्त कौन सी पर्सनैलिटी हावी है, इड की पर्सनैलिटी। अगर मैं किसी चीज़ को प्लानिंग के साथ कर रही हूँ, समझदारी के साथ कर रही हूँ, अच्छा गलत या अच्छा बुरा सोच के कर रही हूँ, तो मेरे ऊपर कौन सी पर्सनैलिटी हावी है, ईगो की पर्सनैलिटी। और अगर मैं अपनी इच्छाओं को दबा के अपने सिद्धांतों को फॉलो कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ अपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो कर रही हूँ और अपनी हर चीज़ को सेक्रीफाइस कर रही हूँ, तब मेरे पास कौन सी पर्सनैलिटी हावी है, मेरे पास सुपर ईगो की पर्सनैलिटी मेरे ऊपर हावी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इड इज़ द कॉन्शियस पार्ट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी, वेयर एज ईगो इज़ द कॉन्शियस एंड लॉजिकल पार्ट ऑफ द
पर्सनैलिटी। इड जो होता है वो हम अपने अनकॉन्शियस माइंड से करते हैं, यानी कि जब हम ज़िद करते हैं ना किसी चीज़ की, तो इसका मतलब ये है कि हम कुछ भी सोच समझ नहीं रहे, हम हमेशा क्या कर रहे हैं, हम उस चीज़ को बिना सोचे समझे कर रहे हैं, अपने अनकॉन्शियस माइंड से कर रहे हैं। वहीं ईगो की जो पर्सनैलिटी होती है वो क्या करती है, एक लॉजिकल पार्ट प्ले करती है, यानी कि हम कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ हर काम कर रहे हैं, यानी कि हम अपना दिमाग यूज़ कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं किसी चीज़ को करने से पहले, समझ रहे हैं किसी चीज़ को करने से पहले, और तब हम कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे डायनेमिक्स ऑफ पर्सनालिटी बता रखा है। फ्रूड बिलीव दैट साइकिक एनर्जी इज़ द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटल फंक्शन। अब हर इंसान के अंदर देखो एक साइकिक एनर्जी होती है। साइकिक एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो साइकिक एनर्जी होती है यानी कि हमारी अपनी सोच, यानी कि हमारी अपनी एक सोचने समझने की क्षमता होती है, जो क्या करती है, हमें सही और गलत में पहचान करवाती है। ठीक है, अब ओरिजिनेटिंग द इड इट फुलफिल बेसिक साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड्स। अब इड क्या करती है, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करने का काम करती है। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हम हर चीज़ की ज़िद करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारी बाकी पर्सनैलिटी डेवलप नहीं है, हमारी ईगो की पर्सनैलिटी डेवलप नहीं हुई है, हमारी सुपर ईगो की पर्सनैलिटी डेवलप। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं वैसे वैसे हमारी पर्सनैलिटी क्या है, डेवलप होती है। लेकिन सबसे पहले हमारी पर्सनैलिटी जो शुरू होती है वो किससे शुरू होती है, इड से शुरू होती है। फिर जैसे हम थोड़े और बड़े होते हैं, हमें समझ आती है, तब हमारी ईगो की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। और जब हम और थोड़े बड़े होते हैं, जब हमें संस्कार दिए जाते हैं, मॉरल और वैल्यूज सिखाए जाते हैं, तब हमारे अंदर सुपर ईगो की पर्सनैलिटी डेवलप होती है। साइकिक एनर्जी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड विदिन दीज थ्री पर्सनैलिटी। तो जो साइकिक एनर्जी होती है, हमारी जो हमारा जो एक साइकोलॉजिकल पार्ट होता है, हमारी जो सोच समझ होती है, वो इन्हीं तीनों पर्सनैलिटी में डिवाइड होती है। If excessive amount of psychic energy is stored in one of these personality component, behavior will reflect that personality of part। अगर हमारी किसी एक चीज़ पर, यानी कि इड पे या ईगो पे या सुपर ईगो पे पर्सनालिटी फिक्स हो जाती है, तीनों में से किसी एक पे पर्सनालिटी पे, तो वही हमारा नेचर शो करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं कि अगर किसी के अंदर इड की पर्सनालिटी ज़्यादा हैवी है या भारी है, उसके ऊपर इस इड की पर्सनालिटी हावी हो रही है, तो क्या हो रहा है कि वो पर्सन ज़िद्दी हो जाता है। ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी टाइप का है, तो उसकी पर्सनालिटी कैसी हो गई, ज़िद्दी हो गई। अगर कोई पर्सन बहुत ज़्यादा अपने सिद्धांतों को फॉलो करता है, बहुत ज़्यादा रूल्स फॉलो करता है, तो ऐसे लोग कौन होते हैं, अपन बोलते हैं कि ये तो हमेशा क्या करता है, हमेशा अपने सिद्धांतों पे चलता है। तो ऐसे लोगों के अंदर होती है सुपर ईगो की पर्सनैलिटी हावी हो जाती है। और जो लोग हर चीज़ को बहुत सोच समझ के और प्लानिंग के साथ करते हैं, उन लोगों के ऊपर हावी होती है ईगो की पर्सनैलिटी। तो जैसी साइकिक एनर्जी, जो साइकिक एनर्जी हमारी जिस पर्सनैलिटी पे फिक्स हो जाती है, वैसा ही हमारा पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, इफ़ साइकिक एनर्जी इज़ मोर इन ईगो कॉम्पोनेंट द, वही चीज़ है जो अभी मैंने बताई थी, जिस भी तीनों चीज़ों पे से आपकी साइकिक एनर्जी जिन पे फिक्स हो जाएगी, चाहे अगर वो इड पे फिक्स हो गई या ईगो पे फिक्स हो गई या सुपर ईगो पे, तो वैसा ही हमारा पर्सनैलिटी का स्ट्रक्चर भी बन जाता है। ये वही सब चीज़ें। अब यहाँ पे फ्रूट्स ने स्टेजेस बताई हैं, तो कैसे होता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फ्रूट्स ने जो स्टेजेस बताई है साइको सेक्शुअल डेवलपमेंट की, वो 5 तरीके से बताई है। पहली बताई है उन्होंने ओरल स्टेज, बर्थ टू 2 ईयर्स। तो यहाँ पे मेन कैरेक्टरिस्टिक, अब कोई बच्चा है जो जन्म हुआ है और 2 साल तक का है, तो उसके अंदर कौन सी स्टेज है, इस वक्त कौन सी स्टेज चल रही है उसके अंदर चल रही है ओरल स्टेज। तो यहाँ पे उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्या क्या मिलेंगे, यूज़ ऑफ टंग एंड माउथ टू डील विद एंजाइटी एंड फुलफिल देयर सेटिस्फैक्शन। यानी कि जो बच्चे अभी मतलब छोटे बच्चे हैं, वो सबसे ज़्यादा अपना माउथ का यूज़ करते हैं। उनको सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिलता है, माउथ से। कैसे, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे अक्सर अंगूठा चूसते हैं, या उनको एक चूसने के लिए कुछ निप्पल दे दिया जाता है, वो हमेशा हर चीज़ अपनी मुंह में डालने की कोशिश करते हैं। या आपने देखा होगा, आप उनको कोई भी टॉय पकड़ा दो या कोई भी चीज़ उनके हाथ में आ जाती है, तो वो हर चीज़ को क्या करते हैं, मुँह में डालते हैं। मुँह में क्यों डालते हैं, क्योंकि उनको सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिल रहा है, माउथ से मिल रहा है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि उनका क्या है, ग्रेटिफिकेशन ऑफ नीड कहाँ से आ रहा है, माउथ से आ रहा है। तो सक्सेसफुल टास्क कंप्लीशन क्या है यहाँ पे, ओरल ग्रेटिफिकेशन, यानी कि उनको सेटिस्फैक्शन कहाँ से मिल रहा है, माउथ से। ठीक है, अगर ऐसे बच्चों की
ऐसे बच्चे जो ओरल स्टेज पे फिक्स हो जाते हैं या अटक जाते हैं, तो उनके अंदर आगे चल के जब वो बड़े होते हैं तब उनके अंदर कैसे कैसे कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं। ऐसे बच्चे स्मोकिंग कर सकते हैं, अल्कोहलिज्म, मतलब बड़े होने के बाद उनके अंदर अल्कोहलिज्म की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, या वो ओबेस हो सकते हैं, या नेल बाइटिंग की प्रॉब्लम डेवलप हो सकती है, या वो ड्रग एडिक्टेड हो सकते हैं, या फिर दूसरों पे वो ट्रस्ट भी नहीं करते। दूसरी स्टेज है एनल स्टेज, जो 2 से 3 साल, यानी कि जब बच्चा 2 से 3 साल की स्टेज में पहुंचता है तब क्या डेवलप होता है, मसल्स कंट्रोल, ब्लैडर कंट्रोल, रेक्टम कंट्रोल, यानी कि टॉयलेट ट्रेनिंग। इस एज में आके बच्चा सीखता है टॉयलेट ट्रेनिंग, कैसे अपने इम्पल्सिस पे कंट्रोल करना है, कैसे अपने जो ब्लैडर और रेक्टम है उस पर कंट्रोल करना है, और टॉयलेट ट्रेनिंग उसको सिखाया जाता है। 2 से 3 साल तक का बच्चा आपने देखा होगा कि उनको टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो सक्सेसफुल टास्क कंप्लीशन आप देख सकते हो यहाँ पे होता है बाउल एंड ब्लैडर कंट्रोल, यानी कि कैसे वो अपने बाउल और ब्लैडर को कंट्रोल करना सीखते हैं 2 से 3 साल की उम्र में। अगर सपोज़ करो कि ये चीज़ वो नहीं सीख पाते हैं और एनल स्टेज पे ही फिक्स हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आगे चल के, यानी कि जब वो बड़े होते हैं तो प्रॉब्लम क्या क्या हो सकती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रह सकती है उनको, परफेक्शनिज्म की प्रॉब्लम रह सकती है उनको, ओसीडी हो सकता है। ओसीडी साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है जो फिर कभी तुम लोगों को पढ़ाया जाएगा, अभी मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस ये समझ लो कि ओसीडी एक प्रकार का साइकेट्रिक डिसऑर्डर तो वो भी डेवलप होने के चांसेस हो सकते हैं अगर वो इस टास्क में अनसक्सेसफुल हो जाते हैं तो। तीसरी जो स्टेज है फैलिक स्टेज। नाउ फैलिक स्टेज जो कि 3 से 7 साल के बच्चों में डेवलप होती है। ऐसे में बच्चे 3 से 7 साल की एज के बच्चे सेक्सुअल आइडेंटिटी को सीखते हैं, यानी कि एक बच्चे को पता चलता है कि वो लड़का है या लड़की है, वो उनको समझ में आने लगता है, वो अपने जेनाइटल्स को एक्सप्लोर करने लगते हैं। और यहाँ पे 2 चीज़ें डेवलप होती हैं, एक डेवलप होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स और दूसरा डेवलप होता है इडिपस कॉम्प्लेक्स। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होता है जब फीमेल चाइल्ड, यानी कि जो लड़की है यानी छोटी बच्ची है, वो अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती है, और अगर लड़का है यानी कि बॉय है, बेबी बॉय है, तो वो अपनी मदर की तरफ अट्रैक्ट होता है। इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स लड़कियों में डेवलप होता है जब वो ऑपोजिट सेक्स की तरफ यानी अपने फादर की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, और इडिपस कॉम्प्लेक्स बॉयज़ के अंदर डेवलप होता है जब वो अपनी मदर से ज़्यादा अटैच्ड होते हैं या मदर की तरफ ज़्यादा झुके हुए रहते हैं। ठीक है, ऐसे लोगों की पर्सनैलिटी यानी कि सक्सेसफुल टास्क, वो अपनी आइडेंटिटी उनकी पहचान, आइडेंटिटी को पहचान पाते हैं, यानी कि वो अपनी सेक्सुअलिटी के बारे में अवेयर होते हैं, वो बॉय है या गर्ल है ऐसे में उनको पता चलता है। अगर ये टास्क जो है इनकम्प्लीट हो जाता है तो उनके अंदर होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांससेक्सुअलिटी, सेक्सुअल आइडेंटिटी प्रॉब्लम ये सब डेवलप हो जाती है। चौथी जो स्टेज है वो है लेटेंसी स्टेज, जो कि 7 से 11 साल की उम्र में डेवलप होती है, और यहाँ पे पीयर रिलेशनशिप स्टार्ट होते हैं। पीयर रिलेशनशिप यानी कि जो सेम एज ग्रुप के रिलेशनशिप्स होते हैं वो यहाँ पे डेवलप होना शुरू होते हैं। कोई भी बच्चा अगर जैसे लड़का है, सपोज़ करो बॉय है, तो वो अपने साथ के लड़कों के साथ खेलना पसंद करता है, और अगर गर्ल है तो वो लड़कियों के साथ खेलना पसंद करती है, तो वो अपना पीयर ग्रुप का इनका फॉर्मेशन होता है। ऐसे बच्चे लर्न्स टू सोशलाइज विद सिमिलर एज ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन, जो कि अभी मैंने बताया कि सिमिलर एज ग्रुप यानी कि अपने बराबर की उम्र वाले लोग बच्चों के साथ, और साथ में अपने सेम जेंडर के ग्रुप वालों के साथ खेलना पसंद करते हैं। अगर इस स्टेज पे कोई बच्चा अटक जाता है तो उसके अंदर इनेबिलिटी टू कंसेप्चुअलाइजेशन डेवलप होता है, यानी कि वो किसी भी चीज़ को कंसेप्चुअलाइज नहीं कर पाता है, मोटिवेशन की कमी हो सकती है, और स्कूल और जॉब में भी प्रॉब्लम आगे चल के हो सकती है। और लास्ट स्टेज आती है जेनाइटल स्टेज, जो कि 11 से अडल्टहुड यानी कि 11 से 18 साल तक अपन बोल सकते हैं तब डेवलप होती है, जब एक बच्चा अपनी प्यूबर्टी की स्टेज पे आता है। तो यहाँ पे सेक्सुअल मेच्योरिटी होती है, क्योंकि प्यूबर्टी आप सब जानते हो, प्यूबर्टी का मतलब होता है सेक्सुअल, जब वो सेक्सुअली डेवलप होता है, प्यूबर्टी की एज आती है जब वो उसके अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी आ जाती है। फीमेल्स जो होती हैं, फीमेल्स और मेल्स के अंदर कुछ चेंजेस आने लगते हैं, फिजिकल चेंजेस आने लगते हैं, हेयर ग्रोथ होने लगती है, और उनके अंदर सेक्सुअल मेच्योरिटी आने लगती है। अगर कोई बच्चा इस स्टेज पे अटक के रह जाता है, या इस स्टेज को अच्छे से सक्सेसफुली पार नहीं कर पाता है, तो उन लोगों के अंदर फ्रिजिडिटी, इंपोर्टेंस, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, अनसैटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप डेवलप होने लगता है।
अब बात करते हैं हम दूसरी थ्योरी की, थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। ये जो थ्योरी है वो एरिक एरिक्सन ने दी थी, जो कि एक जर्मन साइको एनालिस्ट थे, और इन्होंने फ्रूइड की थ्योरी की, जो अभी हमने लास्ट थ्योरी पढ़ी सिगमंड फ्रूइड वाली, उसी थ्योरी को एक्सटेंड किया है। इन्होंने भी कुछ स्टेजेस बताई। अब यहाँ पे इन्होंने 8 स्टेजेस बताई, यानी 8 स्टेजेस के अंदर कैसे कैसे एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है। तो सबसे पहले इन्फेंट ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, यानी कि एक बच्चा या तो उसके अंदर ट्रस्ट डेवलप होगा अपने पेरेंट्स को लेके, या फिर उसके अंदर मिसट्रस्ट डेवलप होगा। ये जो एज होती है वो होती है जन्म से लेके 18 महीने, यानी कि 1.5 साल तक का बच्चा। तो 1.5 साल तक का बच्चा होता है तो उसके अंदर ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट डेवलप होता है। उसका वर्च्यू होता है होप, और उसका टास्क होता है कि वो कैसे दुनिया को देखता है, पॉजिटिव आउटकम। अगर ये स्टेज वो अच्छे से क्रॉस कर पाता है तो उसके अंदर सेंस ऑफ सिक्योरिटी का डेवलपमेंट होता है, और अगर वो नहीं क्रॉस कर पाता तो उसके अंदर सस्पिशियसनेस आ जाती है। दूसरी स्टेज होती है टॉडलर, जिसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमी वर्सेस शेम। शेम जिसको एज जो 1 से 3 साल तक की होती है, इसमें विल पावर अचीव होती है, साथ में अचीव सेंस ऑफ कंट्रोल होता है, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंसी आती है। और अगर ये स्टेज की नेगेटिव आउटकम्स अपन देखें तो लो सेल्फ एस्टीम, डिपेंडेंसी, ये सब डेवलप हो सकता है। तीसरी है प्री स्कूल, जिसमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट आता है। इसमें पर्पस होता है, बिगनिंग होती है कॉन्शियस लर्निंग की। यहाँ पे बच्चा सीखने लगता है 3 से, आप जानते हो 3 से 6 साल तक का बच्चा, मतलब 3 साल तक का बच्चा स्कूल जाना शुरू कर देता है, और जब स्कूल जाना कोई बच्चा शुरू करता है तो उसके अंदर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होने लगता है। साथ साथ में अगर इस स्टेज का डेवलपमेंट नहीं होता है तो उसकी पर्सनैलिटी डेवलप होने लगती है। नेक्स्ट है स्कूल एज इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी। इसमें कॉम्पिटेंस आता है, कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, और अगर इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं हो पाता है किसी बच्चों में तो वो अनमोटिवेटेड हो सकते हैं। नेक्स्ट है अडोलसेंस की, जिसमें फिडिलिटी आती है। वर्च्यू जो होता है फिडिलिटी का होता है, फॉर्मुलेटिंग सेंस ऑफ सेल्फ एंड बिलोंगिंगनेस होता है, कंप्लीट सेंस ऑफ सेल्फ होता है। रिबेलियस हो सकते हैं ऐसे बच्चे अगर उनके अंदर ये टास्क कंप्लीट नहीं होता। नेक्स्ट है अडल्ट, यंग अडल्ट इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। लव डेवलप होता है, इसमें लविंग रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, पर्सनल रिलेशनशिप डेवलप होते हैं, और अगर नेगेटिव आउटकम की हम बात करें तो इमोशनल इमेच्योरिटी इसमें आने लगती है। देन मिडिल एज, मिडिल अडल्ट, जिनमें जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन होता है, केयर होती है, क्रिएटिव होते हैं ऐसे लोग, प्रोडक्टिव होते हैं, अपनी फैमिली को इस्टेब्लिश करने में, अपनी फैमिली लाइफ स्टार्ट करने में लगे रहते हैं, प्रमोट वेलबींग ऑफ अदर्स। और अगर नेगेटिव आउटकम की हम बात करें तो यहाँ पे इनेबिलिटी टू शो कंसर्न। मेच्योरिटी की एज आती है, फिर नेक्स्ट एज जो है वो मेच्योरिटी जो कि 45 से डेथ तक की हो सकती है, जिसमें कि विजडम आती है और रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस होता है। अगर ये एज डेवलप नहीं हो पाती है तो इसमें ये लोग डील करते हैं अपने जो भी एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है उससे डील करते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट ऑफ पर्सनैलिटी की। तो साइकोमेट्रिक असेसमेंट हम कैसे कर सकते हैं, 5 तरीके से बताए हैं, अलग अलग मेथड्स बताए हैं साइकोमेट्रिक असेसमेंट के। इंटरव्यू मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स एंड सिचुएशनल टेस्ट। पहले बात करते हैं इंटरव्यू मेथड की। तो इंटरव्यू मेथड 2 तरीके से होता है, स्ट्रक्चर्ड या फिर अनस्ट्रक्चर्ड। यानी कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, आप किसी व्यक्ति को इंटरव्यू कर रहे हो, उसकी किसी की पर्सनैलिटी को जानने के लिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, डायरेक्ट उसको इंटरव्यू करते हैं। तो स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में तो क्या होता है कि सेट्स ऑफ क्वेश्चन, पहले से आपने क्या है क्वेश्चन तैयार कर रखे हैं और तब आप उससे पूछ रहे हैं उसकी पर्सनैलिटी को जानने के लिए। और अनस्ट्रक्चर्ड में क्या है, पहले से कोई भी जो क्या कहते हैं क्वेश्चंस जो होते हैं वो तैयार नहीं होते, यानी कि प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस होते हैं इसके अंदर, यानी पहले से कोई भी क्वेश्चन तैयार नहीं है, आप जस्ट आपके सामने पर्सन आया और आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर रहे हो। इसके बाद ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, ये भी 2 तरीके से होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी कि फेस टू फेस ऑब्जर्वेशन, और आपके सामने व्यक्ति है और आप उसको डायरेक्टली ऑब्जर्व करो। और इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन होता है यानी आप किसी मीडियम के थ्रू, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा हो गए या फुटेजेस हो गए या दूसरे और तरीके हो गए, उसके द्वारा आप क्या कर रहे हो, किसी को ऑब्जर्व कर रहे हो। नेक्स्ट आता है पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज। तो पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज जो है इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो, डू यू अडेप्ट योरसेल्फ इजीली इन न्यू कंडीशंस। यहाँ पे क्वेश्चंस के सेट दे रखे हैं, आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पे पर्सन को आंसर देना पड़ता है ट्रू या फॉल्स में या फिर येस या नो में। तो पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज में क्या होता है, कुछ सेट्स होते हैं क्वेश्चन के, यानी कि क्वेश्चंस होते हैं और उन क्वेश्चंस के आंसर या तो हाँ या ना में देने होते हैं या फिर ट्रू और फॉल्स में देने होते हैं। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस बता रखे हैं, जैसे आप देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन, डू यू अडेप्ट योरसेल्फ इजीली इन अ न्यू कंडीशन। तो आंसर करना है येस या नो में। डू यू हैव फ्रीक्वेंट अप्स एंड डाउन्स इन योर मूड। तो यहाँ पे भी येस या नो में। और भी जो 2 क्वेश्चन है वो आप देख सकते हो।
इसके बाद आता है प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स में भी 4 अलग अलग टेस्ट बताए हुए हैं, रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट, थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। एक एक करके देखिए। रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट क्या होता है? रोशार्क इंक ब्लॉट टेस्ट होता है यानी इंक के द्वारा जो स्ट्रक्चर बनता है, इंक आप सब जानते हो, इंक के द्वारा उसको पेपर पे डाला जाता है, उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको पेशेंट को दिखाया जाता है और पेशेंट से फिर उसको पूछा जाता है कि उसको वो इमेज कैसे दिखाई दे रही है और उसके बेसिस पे उसकी पर्सनालिटी को जज किया जाता है। थीमेटिक अप्रिसिएशन टेस्ट में थीम दिया जाता है सेट्स ऑफ, और उसके द्वारा पेशेंट को बोला जाता है कि आप कुछ स्टोरी बनाओ। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के अंदर वर्ड्स कंप्लीट करने होते हैं, एक सिंगल वर्ड बोला जाता है, दूसरी तरफ पेशेंट है उससे बोला जाता है कि आप उस वर्ड को कंप्लीट करो। और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में फिल इन द ब्लैंक्स की तरह इनकम्प्लीट सेंटेंस दिया जाता है और उसको पेशेंट को बोला जाता है कि आप इस वर्ड को फिल करो। इसके बाद आता है सिचुएशनल टेस्ट। सिचुएशनल टेस्ट में रियल लाइफ सिचुएशन दी जाती है पर्सन को और उसका बिहेवियर उसमें देखा जाता है और उसके बेसिस पे उसकी पर्सनैलिटी को जज किया जाता है। अब अल्ट्रेशन इन पर्सनैलिटी ड्यू टू इलनेस, इलनेस की वजह से पर्सनैलिटी में क्या क्या अल्ट्रेशन हो सकते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो। विड्रॉन बिहेवियर हो सकता है, सेल्फ कंसेप्ट में चेंजेस आ सकते हैं, बॉडी इमेजेस में चेंजेस आ सकते हैं, लाइफस्टाइल में चेंजेस हो सकते हैं, सेल्फ सेंटर्डनेस हो सकती है, डिमांडिंग एंड डिपेंडेंट बिहेवियर हो सकता है, अनकोऑपरेटिवनेस हो सकती है, हॉस्टिलिटी हो सकती है, शेम एंड गिल्ट फीलिंग हो सकती है। तो ये था पर्सनैलिटी के बारे में। आई होप इसको समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया है तो जब भी आप लोगों की क्लासेस लगेंगी तो वैसे भी दोबारा समझाया जाएगा, तो तब मैं और भी अच्छी तरीके से इसको डिटेल में समझा दूँगी। पर्सनैलिटी अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको ज़रूर याद करना, ठीक है। थैंक यू।